हेलो फ्रेंड्स। तो YouTube के इस एजुकेशन जोन चैनल पर हम लास्ट लेक्चर्स में बात कर रहे थे अपोहा तंत्र की, जिसमें हमने लास्ट में बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाले अपोहा तंत्र की बात की थी। तो आज के टॉपिक में हम शुरू करते हैं राजस्थान की झीलों के बारे में। ये टॉपिक भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक ना एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है। तो हम शुरू करते हैं आज राजस्थान की झीलें। अब देखिए, जो राजस्थान की झीलें हैं, या भारत की झीलें हो या विश्व की झीलें हो, तो सबसे पहले झील क्या होती है इसका हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो देखिए, जो झील की जो परिभाषा दी जाती है वो दी जाती है कि वे जल राशियाँ जो स्थल पर बने किसी खड्डे में या बेसिन में इकट्ठी हो जाती हैं। एक सामान्य भाषा में समझाऊं तो भूमि पर कोई खड्डा बना है, किसी वजह से कोई दरार बनी है और उसमें कोई जल राशि इकट्ठी हो जाती है, तो वो झील कहलाती है। तो सामान्य परिभाषा, भूखंड पर बने बेसिन खड्डे को ही कहते हैं, पर बने बेसिन में स्थित जल राशि। तो ये तो हो गई झील की परिभाषा। झील का जो आकार और विस्तार है और जो गहराई है वो चट्टानी बेसिन पे डिपेंड करता है, मतलब उस क्षेत्र का धरातल कैसा है उस पर डिपेंड करता है। अब देखिए, झील के कई प्रकार होते हैं। एक सामान्य भाषा में देखें, झील के कई प्रकार होते हैं, जिसमें राजस्थान के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो झीलें प्राकृतिक रूप से हमें मिलती हैं उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक झील, और दूसरी श्रेणी में वो झीलें रखी जाती हैं जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा कराया जाता है। इन्हें कृत्रिम झीलें कहते हैं। तो पहली बात कि राजस्थान में प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों ही झीलें मिलती हैं, मतलब प्रकृति के द्वारा भी बनाई गई हैं तथा यहाँ पर जल की कमी के कारण विभिन्न राजाओं के द्वारा भी झीलें बनाई गई हैं। तो प्राकृतिक झीलें और कृत्रिम झीलें। अब देखिए, जो प्राकृतिक झीलें हैं उनके वापस से कई उप प्रकार हैं, और इन सभी प्रकारों में हम केवल वही बात करेंगे जो राजस्थान की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जैसे प्राकृतिक झीलों को फिर से कई प्रकारों में बांटा जाता है, पर इसमें से जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए वह है विवर्तनिक झील, और दूसरा है ज्वालामुखी झील। इसके अलावा जो अन्य प्रकार हैं उनके नाम लिख लेते हैं हम, हालांकि वो आपसे राजस्थान में नहीं पूछा जाएगा। जो झीलें हिमानी या बर्फ़ के बड़े टुकड़ों से बनती है, हिमानी द्वारा निर्मित झील, पवन द्वारा निर्मित झील, ज्वालामुखी लावा से बनी झील। यहाँ पे जो झील है ये ज्वालामुखी के क्रेटर में बनी है। क्रेटर होता है कि जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो एक गड्ढा बन जाता है प्राकृतिक रूप से। इस तरह से मान लीजिए कोई विस्फोट होता है तो एक गड्ढा बन जाता है विस्फोट के कारण, और उस गड्ढे में जब पानी इकट्ठा होता है तो वो झील का रूप ले लेता है, तो इसे क्रेटर झील कहते हैं। इस गड्ढे को क्रेटर कहते हैं। और जब ज्वालामुखी का लावा बहकर
जैसे मान लीजिए कि ये पर्वत है, यहाँ से ज्वालामुखी का लावा बहकर किसी पानी को अपने अंदर रोक ले तो वो जो झील बनती है वो ज्वालामुखी के लावा के द्वारा बनती है। तो ये दोनों फ़र्क हैं ज्वालामुखी झील में, एक क्रैटर झील होती है और एक लावा झील होती है। इसके बाद हमने यहाँ जो दो प्रकार लिखे हैं, विवर्तनिक झील और ज्वालामुखी झील। तो देखिए विवर्तनिक झील क्या होती है। विवर्तनिक झील का मतलब है कि पृथ्वी में होने वाले जो आंतरिक हलचल हैं, जैसे भूकंप आ जाता है, पृथ्वी का धरातल जब हिलता है तो दरार पड़ जाती है धरातल पर, और इसमें जब पानी इकट्ठा हो जाता है तब उसे हम विवर्तनिक झील कहते हैं। और ज्वालामुखी क्रैटर वाली झील मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो राजस्थान में जो ज्वालामुखी क्रैटर वाली झील है, इसका उदाहरण आपको मिलेगा पुष्कर झील के रूप में, और विवर्तनिक झील का जो उदाहरण है वो आपको मिलेगा नक्की झील के रूप में। हालांकि इनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं, पर ये हम भौगोलिक सिद्धांतों के रूप में इन झीलों का निर्माण बता रहे हैं। ठीक है, ये दोनों बातें अलग अलग हैं, धार्मिक कारण अलग बताएंगे, पर ये है भौतिक कारण। तो इस तरह से राजस्थान के संदर्भ में प्राकृतिक झील, कृत्रिम झील और प्राकृतिक का वापस विभाजन विवर्तनिक झील और ज्वालामुखी झील के रूप में हम करते हैं। ये तो हो गया विभाजन का एक प्रकार। अब हम करते हैं जल की क्वालिटी के आधार पे कि जल का जो स्वाद है वो कैसा है, जल की गुण कैसा है, उसके आधार पे जब हम बांटेंगे तो हम देखते हैं, ये सबको पता है कि राजस्थान में जल की गुणवत्ता के आधार पर झीलों को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। पहली झीलें वो जिनका जल खारा होता है, खारे पानी की झील, और दूसरी प्रकार की झीलें मीठे पानी की झील। अब मीठे पानी की झील है तो आप मानिए कि ये वर्षा जल से ही बनी होगी या किसी नदी का जल इसमें डाला गया होगा। तो अब हम शुरू करते हैं जल की गुणवत्ता के आधार पर राजस्थान की झीलों को बांटना। वो इसमें सबसे पहले लेते हैं खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झील, अब इसका जब जल खारा है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई लवण मिला हुआ है इस पानी में, इसीलिए इसका जल खारा है। तो राजस्थान के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे 60% भाग पे मरुस्थल है, और मरुस्थल हमने पढ़ा था शुरुआत के लेक्चरों में, आप दोबारा जाके देख सकते हैं कि मरुस्थल है वो हम उसको टैथिस सागर का अवशेष मानते हैं। और जब हम टैथिस सागर का अवशेष मानते हैं तो सागर का जल खारा होता है, तो इसीलिए राजस्थान में 60% भाग मरुस्थल है, टैथिस सागर है। इसी के कारण यहाँ पर खारे पानी की झीलें सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैली हुई हैं। तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो सर्वाधिक खारे पानी की झीलों से मतलब इसमें व्यापक रूप से फैली हुई हैं। तो यहाँ दो बातें, हमारा लगभग 60% भाग मरुस्थल है, और जो कि मरुस्थल है वो बना है टैथिस सागर से, इसलिए सर्वाधिक क्षेत्र पर जो झीलें मिलेंगी वो खारे पानी की मिलेंगी। और इनकी भी जो अधिकता होगी वो आपको पश्चिमी राजस्थान में मिलेगी, जहाँ पे मरुस्थल का विस्तार है। तो ये एक तरह से कंसेप्ट है, इसे ध्यान रखिए। अब ज़िले वाइज बात करी जाए तो राजस्थान का जो नागौर ज़िला है वहाँ पे सर्वाधिक खारे पानी की झीलें मिलती हैं। अब ये जो झील का जो खारापन है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें लवण है ना। हम सीधा नमक नहीं कहेंगे, हम कहेंगे लवणों के कारण झील का जो जल है वो खारा होता है। अब इस लवण में दो मुख्य लवण हैं,
या तो सोडियम क्लोराइड, जिसे आप साधारण भाषा में नमक कहते हो, या सोडियम सल्फेट, इसके अलावा पोटेशियम सल्फेट, ये अलग अलग लवण इसमें मिल सकते हैं। पर राजस्थान में हम इन दो ही लवणों की बात करेंगे, सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट की। अब राजस्थान की झीलों में इन दोनों लवणों में से भी सोडियम क्लोराइड की मात्रा झीलों में ज़्यादा मिलेगी, ये अधिक मात्रा में मिलेगा। इसका कारण क्या है कि जब भी राजस्थान में मानसून का प्रवेश होता है, हमने पिछले चैप्टर में देखा है मानसून, और पिछले चैप्टर में हमने देखा कि यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागरीय शाखा प्रवेश करती है। तो ये जो अरब सागरीय शाखा राजस्थान में प्रवेश करती है, तो ये अरब सागर के जल का खारापन अपने साथ ले आती है, जिसके कारण यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो राजस्थान में इस तरह से मानसून की अरब सागरीय शाखा का प्रवेश होता है, और इधर पूर्व से बंगाल की खाड़ी की शाखा का। तो ये हमने मानसून के टॉपिक में कर रखा है, आप पिछले लेक्चर में इसको देख सकते हैं। ये बंगाल शाखा है। तो लवण जब प्रवेश होता है, तब ये जो समुद्र का लवण है, ये भारी होने के कारण ये कण गिर जाते हैं, जिससे इस क्षेत्र की मिट्टी में खारापन घुल जाता है और झीलों के अंदर भी लवण की मात्रा बढ़ती जाती है। बाकी जो राजस्थान की झीलें हैं, विवर्तनिक और ज्वालामुखी क्रेटर के अलावा वो सभी वायु निर्मित झीलें हैं। अभी हमने दो स्पेशल उदाहरण देखे थे, बाकी सारी वायु निर्मित झीलें हैं। तो अब इन झीलों में सबसे पहले हम एक एक झील की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सांभर झील की। सबसे महत्वपूर्ण झील सांभर झील। तो देखिए, जो सांभर झील है, वो इसके बारे में जो फैक्ट है उनकी बात करें कि ये भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी व प्राकृतिक झील है। ठीक है, दो बात है। देखिए, एक तो प्राकृतिक है, कृत्रिम में नहीं आएगी, और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर जो नमक का उत्पादन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो लवण है उसमें सोडियम क्लोराइड अधिक मात्रा में मिलता है। यहाँ पे मुगल काल से ही लवण का उत्पादन चल रहा है, तथा पूरे एशिया में सबसे बड़ा ये अंतःस्थलीय नमक उत्पादन का क्षेत्र है। इसका अर्थ ये होता है, अंतःस्थलीय का मतलब कि मान लीजिए ये कोई भूखंड है जिसके आसपास चारों तरफ समुद्र है, जिसके चारों तरफ पानी है। ये जो बीच का क्षेत्र है ये केवल स्थल भाग से घिरा हुआ है। तो सांभर की स्थिति इसी तरह से है। यहाँ पे सांभर है, चारों तरफ ये स्थल भाग है और दूर दूर समुद्र है। तो ये अंतःस्थलीय नमक उत्पादन का क्षेत्र है, जो कि एशिया में सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे जो फैक्ट की बात करें कि सांभर झील से देश का लगभग 8.5% नमक का उत्पादन होता है। ठीक, देश का लगभग 8.5% नमक का उत्पादन होता है, और इसी परसेंटेज को अगर हम राजस्थान के रूप में देखें तो राजस्थान में 80% नमक उत्पादन इसी वजह से होता है। ये राजस्थान के संदर्भ में फैक्ट है। इसके बाद हम बात करें कि इसकी स्थिति की, तो देखिए सांभर झील है वो जयपुर में फुलेरा स्थान से लगभग 20 किलोमीटर आगे है, और यहाँ पर ये 3 जिलों में फैली हुई है। 3 जिले कौन से हैं? जयपुर, अजमेर और नागौर। इसका विस्तार जयपुर, अजमेर और नागौर, इन 3 जिलों में इसका विस्तार है। इसके बाद इसकी खास बात यह है कि ये झील लगभग 32 किलोमीटर लंबी है,
तथा इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 5 से लेकर 15 किलोमीटर के मध्य में है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं 32 किलोमीटर तो इसकी इसकी लंबाई है तथा इसकी चौड़ाई है 5 से लेकर 15 किलोमीटर के मध्य। तो इस तरह से आप इसकी लंबाई और चौड़ाई को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो झील है, जो इसका आकार है वो वाकई में आयताकार है। तो ये आयताकार झील है। इसका जो निर्माण का विवरण मिलता है वो मिलता है बिजोलिया शिलालेख में। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो सांभर झील का निर्माण है वो चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव ने करवाया था। तो इस तरह से इसका जो ऐतिहासिक विवरण है वो हमें मिलता है। यहाँ लिख लेते हैं इसको। ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार बिजोलिया शिलालेख में जो मिली है इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने कराया था। फिर इसके बाद हमने अभी पिछली बार जब नदियों को देखा था तो नदियों में हमने देखा था कि सांभर झील में कई नदियां आके गिरती हैं जिनके प्रश्न काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो वापस यहाँ इन बातों को देख लेते हैं कि सांभर झील में जो मुख्यतः नदियां गिरती हैं वो कौन कौन सी हैं। उनका नाम है मेंथा, इसकी दिशा थी ये आती है उत्तर से, दूसरी थी रूपनगढ़, ये आती है दक्षिण से, इसके अलावा खारी और खंडेला। खारी झील और चौथी खंडेला। तो ये जो नदियां हैं ये सांभर में आकर गिरती हैं। इन पे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें और ख़ास बात क्या है कि सांभर झील में जो नमक का उत्पादन है वो कार्य कौन कर रहा है, वो किया जा रहा है सांभर साल्ट लिमिटेड के द्वारा। जो नमक उत्पादन का कार्य है सांभर साल्ट लिमिटेड। और ये जो सांभर साल्ट लिमिटेड है ये हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के अधीन है। इस तरह के प्रश्नों को ध्यान रखना है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। अब इसकी एक खास बात और है कि ये जो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड है ये 1964 में स्थापित की गई थी और इसने अपनी कहते हैं ना छोटी कंपनी या सहायक कंपनी सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की थी। केंद्र सरकार की ओर से इस झील पर एक सोडियम सल्फेट संयंत्र भी लगाया गया। हालांकि सोडियम सल्फेट यहाँ पे कम होता है जो लवण है, फिर भी यहाँ पर एक सोडियम सल्फेट यंत्र लगाया गया है और यहाँ पर पर्यटन विकास हेतु इसे 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। रामसर साइट। अब देखिए रामसर साइट क्या होती है। ईरान का एक शहर है रामसर। वहाँ पर विश्व में जितने भी वेटलैंड होते हैं, वेटलैंड मतलब आर्द्र क्षेत्र, दलदली भूमि, उनको संरक्षण देने के लिए उन्हें एक लिस्ट में शामिल किया जाता है जिसे रामसर साइट कहते हैं। तो हमारी जो सांभर झील है वो रामसर साइट में शामिल है। इसके अलावा जो हमारा केवला देव घना पक्षी विहार है भरतपुर में, वो भी रामसर साइट में
शामिल है। तो ये 2 क्षेत्र हैं जिन्हें रामसर साइट में शामिल किया गया है, इसको ध्यान रखना है। रामसर साइट, तो 2 रामसर साइट हैं, एक तो सांभर और एक केवलादेव। अगर इन दोनों से भी पूछा जाए कि कौन सा पहला स्थल है जिसे रामसर साइट में लिया गया, लिस्ट में लिया गया, तो पहला है केवलादेव और दूसरा है सांभर। इसके अलावा इसका एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि यहाँ पर साल्ट म्यूज़ियम की स्थापना भी की गई है। और ये स्थापना हुई है 1870 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है वो देश का एकमात्र साल्ट म्यूज़ियम है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात देखें तो यहाँ पे जो गुजरात का राज्य पक्षी है जिसे राजहंस कहते हैं या कुरंजा पक्षी कहते हैं, वो यहाँ पर विचरण के लिए आता है। तो यहाँ पे कौन से पक्षी आते हैं? राजहंस पक्षी गुजरात से और कुरंजा पक्षी, कुरंजा पक्षी जो है वो आता है जोधपुर से। और जोधपुर में भी पर्टिकुलर बात करें तो जोधपुर के फलोदी में खींचन गांव है। जोधपुर के फलोदी में खींचन गांव है, वहाँ से आता है। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, ये ध्यान रखेंगे आप, कौन कौन से यहाँ पे पक्षी आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध स्थल हैं। वो प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं, तो एक वैसे ही बात बता देता हूँ आपको। यहाँ पर नालीसर मस्जिद है, शाकंभरी माता का मंदिर है, देवयानी लोक तीर्थ है। तो ये सभी स्थल यहीं पर हैं और काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो ये खैर बात हो जाएगी कला संस्कृति में अलग से, फ़िलहाल हम इसी झील पे फोकस करें। तो इस झील में जो नमक तैयार होता है वो 2 तरीके से बनता है। पहली विधि तो ये होती है, देखिए जो नमक बनता है वो 2 तरह से बनता है। पहला तो क्या होता है कि बाहर की नदियाँ जो इसमें गिर रही है अभी हमने देखी, उनके द्वारा यहाँ पे लाया जाता है और उन नदियों से जब इसमें लवणता बढ़ती है तो लवण को अलग कर लिया जाता है। तो दूसरा तरीका होता है केशाकर्षण पद्धति, जिसमें क्या होता है झील के पानी के नीचे जो लवणीय चट्टानें हैं उन चट्टानों के ऊपर केशाकर्षण पद्धति द्वारा नमक की एक परत बना ली जाती है और झील के पानी को सुखाकर थोड़े छोटे क्यारियों में इकट्ठा करके उस पानी को सुखा लेते हैं और वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन जब होता है तब पानी उड़ जाता है और सिर्फ नमक रह जाता है। तो इस तरह से क्यारियाँ बनाकर झील के पानी को उसमें डालकर पानी का वाष्पोत्सर्जन करवाकर जब नमक तैयार किया जाता है तो इस तैयार नमक को हम क्यार कहते हैं। तो ये जो नमक तैयार होता है ये क्यार कहलाता है क्योंकि ये क्यारियों में पानी को वाष्पोत्सर्जित कराकर बनाया जाता है। और इस नमक में एक शैवाल पाया जाता है, इस शैवाल का नाम भी याद रखना है, स्पाइरुलिना शैवाल। स्पाइरुलिना शैवाल। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्यार या स्पाइरुलिना शैवाल, यहाँ पे भी प्रश्न आ सकता है, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो ये सभी फैक्ट हुए सांभर झील के बारे में। तो ध्यान रखना है, एक बार वापस इसको समराइज़ करें तो हम देखें कि ये जो झील है ये वासुदेव ऐतिहासिक स्रोत के हिसाब से बिजोलिया शिलालेख में जो मिला है उसमें वासुदेव चौहान ने निर्मित करवाई है। आयताकार झील है, 3 जिलों में फैली हुई है, इसमें 4 नदियां आकर गिरती हैं। देश की
जो नमक उत्पादन की क्षमता है वह यहाँ पे है 8% और राजस्थान का 80% नमक उत्पादन करती है। अगली बात, यहाँ पर जो नमक उत्पादन की कंपनी है वह है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनी है सांभर साल्ट लिमिटेड। और यहाँ पर देश का एकमात्र साल्ट म्यूज़ियम भी है। 1870 में ये बनाया गया था और इसे रामसर साइट में भी शामिल किया गया है। तो चलिए अगली झील पंचपदरा, इसके बारे में हम कल बात करते हैं। थैंक यू।